Hello dear students, after a long time again in chemistry, as I told you, no one is given me a single kind of response, but I am going to teach you inorganic chemistry. About what? Inorganic chemistry. In last lecture we have studied about what is double salt, what is complex compound, what is metal ion, what is ligand, etc. Okay, today we are going to study about non-classical ligand. Today we are going to study about what? Non-classical ligand. Okay, first of all, in a classical ligand there is sigma donating ligand. A sigma donating ligand means a ligand which donates its lone pair towards metal ion and makes sigma bond. Anyway, जो भी ligand अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, that is sigma donating ligand. But here we are going to study about non-classical ligand, and the first term is sigma donating and pi accepting ligand, which is also known as a pi acid ligand, which is also known as what? Pi acid ligand. It is clear? Why it is called sigma donating and pi accepting? The whole things we are going to study about here. Okay, like it is very important for AIMS and JEE. Okay, because they ask this kind of question. It is a metal ion like manganese, contains 25 proton and 25 electron. So here number of proton and number of electrons are same, but if a carbonyl group donates its lone pair or electron pair towards metal ion, then the first bond will be created is sigma bond. Okay, जब कार्बोनिल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को देगा तो जो पहला बॉन्ड क्रिएट होगा वो पहला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा. अनदर थिंग, वो अपनी सिग्मा 2pz इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. वो अपनी सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करता है. ओके, लेकिन हियर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस कंपेयर टू प्रोटॉन. यहाँ पे क्या था? 25 प्रोटॉन और 25 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि मेटल में जितने प्रोटॉन थे उतने ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे. जितने ही प्रोटॉन थे उतने ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे. लेकिन कंपेयर टू प्रोटॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स है वो बढ़ गई, तो इसमें उस इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने की अभी स्ट्रेंथ नहीं है. उस इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने की स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसको कार्बोनिल को वापस देगा. अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो कार्बोनिल को वापस देगा. तो पहला जो बॉन्ड क्रिएट हुआ था वो कौन सा था? सिग्मा. तो दूसरा जो बॉन्ड क्रिएट हुआ तो वो कौन सा होगा? पाई बॉन्ड होगा. वो बॉन्ड कौन सा होगा? पाई बॉन्ड होगा. दैट्स व्हाई इट इज सिग्मा डोनेटिंग एंड पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड. ओके, और वो पाई क्यों होगा? क्योंकि वो कार्बोनिल की पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py ऑर्बिटल में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सर ये हमको कैसे पता चलेगा? हाउ वी नो दिस? फॉर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स. पहले वो इलेक्ट्रॉन देता है, जब पहला बॉन्ड बनेगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा. अभी प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन की नंबर्स क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, तो वो प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को स्टेबल नहीं कर पाएगा. उसकी वजह से उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसको वापस देगा. तो वापस देगा तो कौन सी बॉन्ड बनेगी? पाई बॉन्ड. पहली बॉन्ड कौन सी बनी है? सिग्मा. दूसरी बॉन्ड कौन सी बनी है? पाई. सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. सिग्मा डोनेटिंग, पाई एक्सेप्टिंग. क्लियर?
This kind of bond is known as a synergic bonding. This type of bonding is known as a synergic bonding, which is also called back bonding. और अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो मेटल और कार्बन के बीच में, बैक बॉन्डिंग होगी तो मेटल और कार्बन के बीच में पहले एक बॉन्ड बनने की जगह दूसरा बॉन्ड भी बन गया तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सही बात है ना। पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सिंगल बॉन्ड की कंपेयर में डबल बॉन्ड कैसा होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता, उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा और बॉन्ड लेंथ कम। अनदर, इसको मैं फिर से समझाता हूँ। CO यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन तो हम कैसे ड्रॉ करते थे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये सब कुछ हमने किस में पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इन केमिकल बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इन केमिकल बॉन्डिंग। फाइन, लेट्स सी। 14 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, अभी शायद उनको जो इलेक्ट्रॉन देना है, अभी उनको अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो उसको किस में इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, किस में इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, सही बात है ना। उनको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा सिग्मा 2pz ऑर्बिटल में से। किस ऑर्बिटल में से, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल में से। तो वो जो पहला इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर देते हैं, द लोन पेयर विच दे आर डोनेटिंग इज फ्रॉम सिग्मा 2pz ऑर्बिटल। दैट्स व्हाई द फर्स्ट बॉन्ड इज क्रिएटेड फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड, दैट वाज सिग्मा डोनेटिंग। ओके, पहले बॉन्ड दे दिया, याद रखना पूरा बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेटर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, शेयरिंग है, तो ये जगह खाली हो जाएगी नहीं। अभी फिर से, मेटल के पास प्रोटॉन की कंपेयर में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, प्रोटॉन के कंपेयर में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो वो इलेक्ट्रॉन वापस देने पड़ेंगे। अगर उसको वापस देने हैं तो क्या पे देने पड़ेंगे, यहाँ पे ही देने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये जगह ही खाली है, यहाँ पे ही देने पड़ेंगे क्योंकि वही जगह खाली है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में जाएंगे, पाई स्टार 2px यानी पाई स्टार 2py, इट मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। किसमें जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अनदर, किसमें इलेक्ट्रॉन लिए, पाई में, दैट्स व्हाई पाई एक्सेप्टिंग। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू लुईस, उसे हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। तो ये लिगेंड पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी वजह से इट इज पाई एसिड लिगेंड, दैट्स व्हाई इट इज पाई एसिड लिगेंड। इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अनदर थिंग, ध्यान से सुनना, बिकॉज ऑफ दिस मेटल और कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। डबल बॉन्ड की कैरेक्टर आ गई ना। अनदर थिंग, कार्बन और ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, जो नए इलेक्ट्रॉन वापस आए हैं वो किस में आए हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और हमारा बॉन्ड ऑर्डर का इक्वेशन क्या था, Nb - Na/2, इट इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग 11th। ओके, अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फिर Na बढ़ जाएगा, Na बढ़ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो लेंथ बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस सिनर्जिक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ इन कार्बन एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेस। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फिर स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट इज क्लियर, समझ में आ गया, ऐसा नाम क्यों आया वो भी समझ में आ गया। ओके, अगर ऐसा कुछ हुआ कि आप सब कुछ भूल गए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, अगर ऐसा कुछ हुआ एज एन एग्जांपल, फिर भी आपको JEE या फिर नीट में पूछे जाने वाले MCQ सॉल्व करने हैं, तो आपको क्या करना है,
तो आपको अभी जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको याद रखना है. Because of this, MC bond length decreases, strength increases, CO bond length increases, strength decreases. Okay, same to same. If metal ion or complex compound contains positive charge, अभी मेटल आयन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. अगर मेटल आयन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस उसको पहले से इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. अगर उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वो वापस इलेक्ट्रॉन देगा नहीं. अगर वो वापस इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा. सिंगल बॉन्ड ही बनेगा तो इन मेटल आयन इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज पॉजिटिवली चार्ज, एमसी बॉन्ड is weak, bond length is higher, CO bond is strong, and bond length is low or small. Okay, fine. And if metal ion possesses नेगेटिव चार्ज, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसमें क्या था? मेटल के पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की नंबर्स कैसी थी? सेम थी. फिर भी अगर कार्बोनिल ग्रुप या फिर साइनाइड ग्रुप ये सारे हैं, वो सिग्मा डोनेटिंग एंड पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड के मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसको प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन की नंबर्स बढ़ जाती है तो वो वापस देता है. उनके पास पहले ही नेगेटिव चार्ज है, यानी कि प्रोटॉन की कंपेयर में इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही ज़्यादा है. फिर भी अगर कार्बोनिल ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन देता है तो वो वापस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा. तो पहले एक बॉन्ड बना, वापस ज़्यादा बॉन्ड बने, तो फिर दोनों में बॉन्ड नंबर्स ज़्यादा हो गया. तो फिर हम क्या बोलेंगे? इफ इट इज़ नेगेटिव चार्ज देन एमसी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर बॉन्ड, एंड CO बॉन्ड इज weak and bond length is high. सिर्फ यही इंफॉर्मेशन के मुताबिक only this you have to only use this information only. इस इंफॉर्मेशन के यूज से ही आप क्या कर सकते हैं? पूरे MCQ कैलकुलेट कर सकते हैं. पूरा आपका जो नीट का और MCQ का पेपर होगा या फिर JEE में अगर आपको MCQ को पूछा जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं. इट इज क्लियर? ओके, लेट्स सी. पहले हमने क्या पढ़ा था? सिग्मा डोनेटिंग एंड पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड. अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं पाई डोनेटिंग एंड पाई एक्सेप्टिंग. क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? पाई डोनेटिंग एंड पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड. इट इज क्लियर? सी, पहले वाला जो था वो समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी. यहाँ पे कोई मेटल आयन है, यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऐसा कोई भी कंपाउंड है जिसके पास पाई बॉन्ड है. इफ देयर इज एनी पाई बॉन्ड, दैट पाई बॉन्ड इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. हमने ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है. न्यूक्लियोफाइल इट मीन्स इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो अगर ये उनको इलेक्ट्रॉन देता है तो वो अपने कौन से इलेक्ट्रॉन देगा? पाई बॉन्ड. फिर से वही दिक्कत आ गई. पहले वाला जो कार्बोनिल कंपाउंड था उसने इलेक्ट्रॉन किस में से दिए थे? सिग्मा बॉन्ड में से. इसने इलेक्ट्रॉन किस में से दिए? पाई बॉन्ड में से.
उसकी वजह से उसको हमने क्या बोला था, सिग्मा डोनेटिंग, इसको हमने क्या बोला, पाई डोनेटिंग। अनदर थिंग, पहले बॉन्ड जो बनेगा वो तो बनेगा सिग्मा ही, पहले तो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, लेकिन मेटल के पास कंपेयर टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो वो वापस देगा, तो दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा, पाई। ध्यान से देखो, उन्होंने इलेक्ट्रॉन किस में से दिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन दिए, दैट्स वाई पाई डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन बॉन्ड तो पहले कौन सा बनेगा, सिग्मा ही बनेगा। अभी मेटल के पास प्रोटॉन टू कंपेयर टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ गए, कंपेयर टू प्रोटॉन्स क्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ गए। अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ गए तो उस नंबर को स्टेबलाइज करने के लिए वो वापस इलेक्ट्रॉन देगा। तो पहला बॉन्ड पाई बना था, दूसरा बॉन्ड सॉरी पहला बॉन्ड सिग्मा बना था, अभी पाई बनेगा। तो पाई डोनेटिंग एंड पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड उसको बोला जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पाई डोनेटिंग एंड पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड। अनदर थिंग, जब वो लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा था तब डबल बॉन्ड था, लेकिन अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो जब ऐसे कोई पाई बॉन्ड वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो नॉर्मल है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर वो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर था, अभी उसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं है। इट इज क्लियर। यहाँ पे जितने कार्बन पार्ट लेते हैं उसके नंबर्स को हम ईटा के मुताबिक शो करते हैं। किसके मुताबिक, ईटा। यहाँ पे मैंने ईटा 2 लिखा है, 2 का मतलब यहाँ पे 2 कार्बन कंबाइन होंगे। ओके, जैसे कि ये कोई कंपाउंड है के PtCl3 ईटा 2 C2H4, it's a Zeiss salt, it is what, Zeiss salt। जैसे ये कोई कंपाउंड है, क्रोमियम, यहाँ से बेंजीन कंबाइन हुआ, वो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 3 बॉन्ड क्रिएट करेगा। यहाँ से भी बेंजीन कंबाइन होगा, वो भी अपने 3 पाई इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या हो गया, क्रोमियम, उसके ऊपर एक बेंजीन, नीचे एक बेंजीन, तो इसको हम बोलेंगे सैंडविच स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे, सैंडविच स्ट्रक्चर। इसको लिखेंगे कैसे, क्रोमियम ईटा 6, क्योंकि बेंजीन में कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, C6H6, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। डाइबेंजीन क्रोमियम, क्या बोलेंगे इसको, डाइबेंजीन क्रोमियम। वैसे ही फेरोसिन है, वैसे ही क्या है, फेरोसिन, वो भी कैसा स्ट्रक्चर है, सैंडविच स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, सैंडविच स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, लिगेंड। ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, एम्पीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड, सिग्मा डोनेटिंग एंड पाई एक्सेप्टिंग, पाई डोनेटिंग एंड पाई एक्सेप्टिंग। ओके, और जितने कार्बन कंबाइन होंगे उसको हम ईटा के ऊपर लिखे हुए शो करेंगे। क्लियर, हियर इट इज फाइन। अभी जब भी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तभी मैंने बोला था कि अगर आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है तो आपको 2 थियरी पढ़नी होगी। कौन सी 2 थियरी, द फर्स्ट थियरी इज वर्नर्स थियरी, द फर्स्ट थियरी इज वर्नर्स थियरी एंड द सेकंड थियरी इज क्रिस्टल फील्ड थियरी। कौन सी थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्नर्स थियरी। और वर्नर्स प्रिंसिपल। क्लियर, वर्नर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर। उन्होंने ये दिया ना, उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन उन्होंने की एमोनिया के साथ, तो उनको इतने सारे कंपाउंड मिले, CONH3 6 टाइम्स, Cl3 4 आयन, CONH3 5 टाइम्स, Cl2 ओनली 3 आयन। और पता है ना, जो बाहर वाले हैं वही आयन में कन्वर्ट होते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो कभी उसमें से आयोनाइज नहीं होता है। CONH3
4 times Cl2Cl and CO NH3 3 times Cl। इतने सारे उनको कंपाउंड मिले और सारे कंपाउंड के कलर भी डिफरेंट थे। सारे कंपाउंड के कलर डिफरेंट क्यों थे, वो जैसे जैसे आप चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे वैसे आपको पता चलता जाएगा। क्लियर? सारे कंपाउंड के कलर्स भी डिफरेंट थे, तो उन्होंने ये पता किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ऐसे कंपाउंड्स बन रहे हैं और उसमें से ये आयोनाइज भी नहीं हो रहा है। ओके, तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, अपना प्रिंसिपल दिया। ओके, और उसके जो भी फैक्टर्स थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें से एमसीक्यू आएगा। with the help of प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, यहाँ पे दो नए टर्म्स आ गए, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, वही हमें वर्नर्स थ्योरी में पढ़ने। विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, मेटल आयन bonds with नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमारे लिए क्या है? लिगेंड। अभी हमें पता है कि लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, लेकिन तब हम क्या लिखते थे? या फिर नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लिगेंड स्ट्रांगली in its attractional sphere। हमने पढ़ाया था, ये जो हम लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे? एट्रैक्शनल स्फीयर बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को। और उसमें से कोई आयन, कोई भी कंपाउंड कभी आयोनाइज नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अभी विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, मेटल आयन बॉन्ड स्ट्रांगली, बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्ड है किसके साथ? नेगेटिवली चार्ज आयन के साथ या फिर न्यूट्रल एटम के साथ, यानी कि सिंपली लिगैंड के साथ। ओके, किसके अंदर? अपने एट्रैक्शनल स्फीयर के अंदर। किसके अंदर? अपने एट्रैक्शनल स्फीयर के अंदर। इट इज क्लियर? ये तो सिर्फ बातें हुई, हमें पढ़ना क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना कौन सा कॉन्सेप्ट या फिर कौन सी थियरी। The first point is primary valency. Primary valency is equal to oxidation number of metal ion, not positive ion, हाँ भाई। Oxidation number of metal ion. Oxidation number is normally positively charged. It can satisfied with नेगेटिव चार्ज, मेनली नेगेटिव चार्ज। अगर मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है, नॉर्मली पॉजिटिव ही होगा। अगर मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है? पॉजिटिव है, तो उससे वो किससे स्टेबलाइज होगा? नेगेटिव चार्ज से। मेटल आयन की जो प्राइमरी वैलेंसी है, इट इज आयोनिक वैलेंसी। इट कैन आयोनाइज एंड इट इज नॉन डायरेक्शनल। कभी भी आयोनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होता। तो सिंपली प्राइमरी वैलेंसी आयोनिक है, उसकी वजह से आयन बनेंगे। वो नॉन डायरेक्शनल है, उसकी वजह से कोई भी डायरेक्शन शो होगा नहीं। ओके, सेकेंडरी वैलेंसी, नंबर ऑफ coordinated covalent bond created by ligand. Okay, number of coordinated covalent bond which is created by ligand is called secondary valency. अभी याद रखना है, हमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड ही कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ लिगैंड कैलकुलेट नहीं करने। क्यों? क्योंकि अगर लिगैंड बाइडेंटेड या फिर ट्राइडेंटेड होगा तो क्या होगा? लिगैंड एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन जाएंगे? 2। ट्राइडेंटेड होगा तो
कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन जाएंगे 3। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नहीं कि नंबर ऑफ लिगेंड। सेकेंडरी कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट बॉन्ड है, दैट वाई इट कैन बी satisfied with नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी कि मेनली लिगेंड। किससे सेटिस्फाइड हुआ लिगेंड से। याद रखना पॉजिटिव चार्ज लिगेंड भी होता है, इट इज नॉन आयनिक, इट कैन नॉट बी आयोनाइज्ड और इट इज डायरेक्शनल। सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज डायरेक्शनल, सॉरी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। ओके, इट इज सेकेंडरी वैलेंसी। नाउ secondary valency it's directional, that's why complex compound creates different structure or shape or geometry। ओके, कोऑर्डिनेशनल जियोमेट्री उसको बोलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शनल है, उसकी वजह से जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा या फिर शेप होगा, जैसे कि लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल एक्सेट्रा। ओके, द फोर्थ थिंग, सेकेंडरी वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम बोलेंगे CN। क्या बोलेंगे उसको CN, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ गया? लेकिन ये पूरी थियरी में उसकी रिगार्डिंग 2-3 गलतियां थी, मिस्टेक्स थी, एक्सेप्शंस थे। क्या था प्रॉब्लम? उन्होंने पहले ऐसे बोला था कि जो लिगेंड है वो नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन हमें पता चल चुका है कि लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है या फिर हाइब्रिडाइजेशन है उसको पता करने के लिए उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। लेकिन अगर किसी भी कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर पता करना है या फिर उसका शेप पता करना है या फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, तो उसके लिए उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानना। क्या जानना? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड थिंग, उन्होंने ऐसा बोला था कि किसी भी मेटल आयन का कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है। उन्होंने क्या बोला था? किसी भी मेटल आयन का कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है। उसकी वजह से ऐसा कहा गया है कि मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर स्पेसिफाइड होगा, लेकिन अगर कोई कंपाउंड चेंज हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो सकता है। क्लियर? इसका भी हमें यूज पढ़ना है क्या है। देखो, जैसे कि हमें दिया गया है K3FeCN6, तो इसमें हमें क्या लिखना है? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, मेटल आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, लिगेंड एंड टोटल नंबर ऑफ आयन। हमने क्या बोला था? प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 3 टाइम्स, साइनाइड का -1 होता है 6 टाइम्स -3, तो इसका आंसर क्या आएगा? +3। देन प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, दैट्स व्हाई इस कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? +3। इस कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? +3 होगी। इट इज क्लियर? अनदर What is secondary valency? Secondary valency is equal to coordination number. Cyanide क्या है? Monodentate ligand। क्या है? Monodentate ligand। It means a single cyanide can create a single coordinate bond. लेकिन 6 cyanide कितने coordinate bond create कर सकते हैं? 6। तो secondary valency क्या होगी? 6। क्यों 6 आई? तो मैंने आपको बोला
कि सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो CN क्या कर सकते हैं, टोटल a single CN can produce a single coordinate bond, then 6 CN can produce 6 coordinate bond. Now secondary valency is equal to coordination number यानी कि 6. मेटल आयन क्या है, Fe+3 है. पॉजिटिव आयन क्या है, K+ है. नेगेटिव आयन कौन सा है, FeCN6 -3 है. इसमें लिगेंड कौन सा है, Cn- है. और टोटल आयन कितने होंगे, ये 3 और ये 1, 4. ये 3 और वो 1, यानी कि टोटल कितने आयन होंगे, 4 आयन होंगे. इट इज क्लियर. ओके, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हमारे पास है Na2NiCl4. हमारे पास क्या है, Na2NiCl4. That's it. Na2 ऐसा है, NiCl4, Na2 +1 2 टाइम्स +2, Cl -1 4 टाइम्स -4, तो इसका क्या आंसर आएगा, +2 आएगा. तो प्राइमरी वैलेंसी इज +2. सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर. A single Cl can produce a single coordinate bond, then 4 Cl can produce 4 coordinate covalent bond. तो यहाँ पे आ जाएगा 4. सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, मेटल आयन क्या होगा, Na+2 होगा. पॉजिटिव आयन क्या होगा, Na+ होगा. नेगेटिव आयन क्या होगा, ये NiCl4 -2 होगा. लिगेंड कौन सा होगा, Cl- होगा. और टोटल आयन कितने होंगे, ये 2 और 1, 3. यानी कि टोटल आयन कितने होंगे, 3 होंगे. इट इज क्लियर. दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं. CONH3 5 टाइम्स ClCl2. एमोनिया का कोई चार्ज नहीं होगा. -1 2 टाइम्स -2, यानी कि टोटल -3. उस तरफ जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +3. Secondary valence is equal to number of ligand. Ammonia can produce a single coordinate bond. 5. Why? Because it is monodentate ligand. 5 ammonia can produce 5 coordinate bond. Single chlorine can produce single coordinate bond. 5 and 1 6 coordinate bond. जितने coordinate bond आएंगे या फिर जितनी सेकेंडरी वैलेंसी आएगी उसका ये कितना आएगा, कोऑर्डिनेट नंबर. यहाँ पे मेटल आयन क्या होगा, कोबाल्ट +3. यहाँ पे पॉजिटिव आयन ये होगा, CONH3 5 टाइम्स Cl. ध्यान रखो यहाँ पे +3 और ये -1, तो इसका चार्ज कितना आएगा, +2. यहाँ पे नेगेटिव आयन कौन सा आएगा, Cl-. यहाँ पे लिगेंड की तरह कौन है, एमोनिया भी है और क्लोरीन भी है. एमोनिया एंड क्लोरीन बोथ. ओके, और टोटल आयन कितना होगा, ये एक पॉजिटिव आयन और ये 2 नेगेटिव आयन. इट मीन्स टोटल आयन इज 3. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आयन इज 3. इट इज क्लियर. ओके, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. देखो, हमारे पास ये Cu एमोनिया 4 टाइम्स SO4. एमोनिया का कोई चार्ज नहीं है. SO4 -2, यानी कि ये +2 होगा. +2 मोनोडेंटेट 4 टाइम्स, यानी कि 4. जितना सेकेंडरी वैलेंसी उतने ही क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. मेटल आयन कौन सा होगा, कॉपर +2 होगा. पॉजिटिव आयन कौन सा होगा, Cu एमोनिया 4 टाइम्स +2. ये +2 और ये 0, तो +2. नेगेटिव आयन कौन सा होगा, SO4 -2 होगा. लिगेंड कौन सा होगा, लिगेंड कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा, जो स्फेरिकल एट्रैक्शन स्फीयर के बीच में होगा, यानी कि एमोनिया. टोटल आयन कितने बनेंगे, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यानी कि 2. ओके, फॉर यू अनदर एग्जांपल.
सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है K4 FeOX 3 टाइम्स, हमें पता है ये ऑक्जेलेटो है, ऑक्जेलेटो यानी कि C2O4 -2, और ये बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड मीन्स अ सिंगल लिगेंड कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि इट कैन प्रोड्यूस 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट कैन प्रोड्यूस व्हाट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो एक लिगेंड अगर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 3 लिगेंड कितने बनेंगे 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो जाएगा। अभी प्राइमरी वैलेंसी की बात, ये -2 3 टाइम्स यानी कि -6, +1 4 टाइम्स यानी कि +4 एंड -6 कितना होगा, यहाँ पे +2 आएगा ना। हमें क्या फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो हम किस में पढ़ेंगे, रेडॉक्स में, कहाँ पे 11th। तो प्राइमरी वैलेंसी आ गई +2, मेटल आयन कौन सा बनेगा Fe+2, पॉजिटिव आयन कौन सा बनेगा बाहर वाला K+, नेगेटिव आयन कौन सा बनेगा ये FeOX 3 टाइम्स। अभी ये +2 और ये -6 तो क्या आएगा चार्ज -4। लिगेंड कौन सा है यहाँ पे ऑक्जेलेटो, और टोटल लाइन कितने होंगे ये 4 और ये 1 5। समझ में आ गया। फिर से कह रहा हूं मैं, अगर आपके पास जो स्फेरिकल कंपाउंड है या फिर एट्रैक्शन स्फीयर है उसमें से हम आयोनाइजेशन करते नहीं है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और वो नॉन डायरेक्शनल है। और वो कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है। अरे मैंने पूरा गलती से रफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है Ni En 3 टाइम्स Br, ब्रोमीन -1 2 टाइम्स -2, En यानी कि इथिलीन डायमाइन, CH2NH2 CH2NH2। ये तो बाइडेंटेड लिगेंड है, सिंगल लिगेंड कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसका कोई चार्ज भी नहीं है। अगर इसका कोई चार्ज नहीं है तो ये 0, -2 उस तरफ जाएगा तो इसका चार्ज क्या आएगा +2 आएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई +2। अभी सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अ सिंगल En कैन प्रोड्यूस 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन 3 En कैन प्रोड्यूस 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या आएगा 6। मेटल आयन जो एट्रैक्शन स्फीयर में वो कौन सा है Ni+2, पॉजिटिव आयन भी वही बनेगा, ये वाला कौन सा बनेगा Ni En 3 टाइम्स +2, नेगेटिव आयन यहाँ पे कौन सा है Br-, ये वाला। लिगेंड कौन है यहाँ पे En, और टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं 3, एक ये पॉजिटिव आयन और 2 ये नेगेटिव आयन। समझ में आ गया। तो ये है वर्नस थियरी। ओके, इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, व्हाट इज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। लेकिन उसके लिए मैं पहले आपको उसके जो नोमेनक्लेचर के रूल है उसकी एक शीट भेज दूंगा। अगर वो शीट आप पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि पूरे जो रूल है वो मुझे यहाँ पे लिखने नहीं पड़ेंगे। अगर मैं पूरा रूल लिखने चाहूँगा तो 3 बार मुझे ये बोर्ड भरना पड़ेगा, उसमें टाइम बहुत ही वेस्ट हो जाएगा। उसकी वजह से इसके बाद मैं एक पूरा नया टॉपिक लूँगा थोड़ा सा, उसमें हम नीट JEE के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। अभी तक पढ़े उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये मेरा इंग्लिश मीडियम में बहुत शायद 7वां या फिर 8वां लेक्चर होगा, लेकिन कभी भी किसी ने मुझे जो डाउट है वो पूछे नहीं है। तो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो मुझे पूछ सकता है। अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।